नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे क्योंकि परीक्षाएं आएंगी, इस साल जरूर होंगी। मैं एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज बीम से डॉक्टर अपूर्व नागर लोक प्रशासन की आज कक्षा लूँगा। इसमें आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड, जिसका नाम है भारतीय प्रशासन। और आज हम पढ़ेंगे विषय केंद्रीय सचिवालय भाग 2। हमने पहले भाग 2 किया था, अब 1 किया था, आज भाग 2 करेंगे और कल हम भाग 3 करेंगे। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय सचिवालय का संगठन। सचिवालय का संगठन यानी हर जगह का संगठन होता है, हर जगह के कार्य होते हैं। संगठन समझना जरूरी इसलिए क्योंकि केंद्रीय सचिवालय यदि आपको आ गया तो प्रशासन का एक बहुत बड़ा भाग आपको आ जाएगा। प्रशासन का मुख्य क्वेश्चन होता है कि संगठन क्या है। प्रशासन किसी भी कंपनी का, सरकार का, यदि आपने ये आज का टॉपिक समझ लिया तो आपको प्रशासन का बहुत बड़ा भाग आ जाएगा, क्योंकि कई विषयों में ये प्रशासन रिपीट होता है। तो आज हम केंद्रीय सचिवालय का प्रशासन पढ़ेंगे। सबसे पहले केंद्रीय सचिवालय यानी कि जहाँ प्रधानमंत्री और मंत्री बैठते हैं, केंद्रीय मंत्री, तो उनका सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे राजनीतिक कार्यपालिका, यानी कि जो प्रशासन देश का चल रहा है सचिवालय के थ्रू, मंत्रालय के थ्रू, उसमें सबसे ऊपर कौन है हम जानते हैं, राष्ट्रपति जी हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी हैं, उनके अंडर में कैबिनेट मंत्री, ये मुख्य जो मंत्रालय है वो इनको मिलता है कैबिनेट मंत्रियों को, जो पुराने होते हैं, मंचे में होते हैं और उनको कार्य करना ज़्यादा अच्छा आता है, तो उनको लिया जाता है। जो प्रधानमंत्री के करीब भी होते हैं, पार्टी के सीनियर लोग भी होते हैं, तो उनको हम ये देते हैं। उसके बाद राज्य मंत्री जो इनसे थोड़े जूनियर होते हैं, और उसके बाद उप मंत्री जो नए लोग आए होते हैं, और संसदीय सचिव, इनको भी मंत्रालय मिलते हैं लेकिन छोटे, और मतलब जो मंत्रालय कैबिनेट लेवल के नहीं है, फुल मंत्रालय नहीं है, और उस मंत्रालय के ही यदि 2 भाग हो जाते हैं तो संसदीय सचिव और उप मंत्री जी को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मंत्रालय होता है, उस मंत्रालय का, हर मंत्रालय के अंदर में क्या क्या अफसर, प्रशासनिक अफसर, और कौन कौन सी विंग क्या क्या चीज ये संभालते हैं। तो देखते देखो, मंत्री तो मंत्रालय संभालता है, मंत्रालय का कोई भी काम मंत्री के द्वारा ही होगा। उसके बाद मंत्री को सहायता देने के लिए सचिव होता है। ये सचिव पूरा मंत्रालय का विभाग संभालता है। एक मंत्री के अंडर में 2 विभाग हो सकते हैं, उनके 2 सचिव हो सकते हैं, और उसके अंडर में अतिरिक्त सचिव। और ये हम देखते हैं कि मंत्रालय के नीचे विभाग, एक मंत्रालय 2 विभाग में बढ़ सकता है। विभाग के नीचे विंग होते हैं। विंग यानी अलग अलग कार्य के लिए विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ या आंतरिक सुरक्षा, जासूसी, इस प्रकार से अलग अलग विभाग हो सकते हैं, और विभाग के अंदर अलग अलग विंग हो सकते हैं। उस विंग के नीचे डिवीजन अलग अलग और हो जाते हैं, और उसके नीचे ब्रांच और नीचे अनुभाग। तो अब ये देखते हैं कि विभाग का हेड सचिव होता है, विंग का प्रधान अतिरिक्त सचिव होता है, डिवीजन का प्रधान संयुक्त सचिव, ब्रांच का अवर सचिव, और अनुभाग का अनुभाग अधिकारी। और इस तरह हम देखते हैं कि अनुभाग अधिकारी जो है वो ऑफिस का, सेक्शन का मेन हेड होता है। उस अनुभाग अधिकारी के अंडर में बेसिक सचिवालय के जो बेसिक कार्य हैं वो चलते हैं। और इस अनुभाग अधिकारी के नीचे काम करने के लिए टंकक यानी टाइपिस्ट होते हैं, सहायक होते हैं, वरिष्ठ लिपिक होते हैं, कनिष्ठ लिपिक होते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं। अलग अलग विभाग इनको बटे होते हैं। किस प्रकार से ये हम देखते हैं कि जिस प्रकार से एक ऑफिस के अंदर कई विभाग होते हैं, जैसे हमारे संस्थापना विभाग, प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, अकाउंट्स जिसके डिपार्टमेंट कहते हैं, मशीन विभाग, टंकन जिसे टाइपिंग कहते हैं वो विभाग, कंप्यूटर विभाग भी हो सकता है, और आपका भंडार विभाग भी हो सकता है, पत्राचार है वो भी है। ऐसे कई विभाग एक ऑफिस के अंदर होते हैं जो सहायक, वरिष्ठ और कनिष्ठ लिपिक ये लोग मिलकर संभालते हैं, ताकि इन लोगों को फाइल ऊपर पहुंचे। फाइल ऊपर पहुंचने के बाद ये डिसीजन मंत्री जी लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सचिवालय का जो पूरा खाका है वो इस प्रकार बना हुआ है कि मंत्री जी ऑर्डर करते हैं, सचिव फॉलो करवाता है, अतिरिक्त सचिव इंफॉर्मेशन लेते हैं, अपने अपने विंग, डिवीजन, ब्रांच, विभाग की सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके और वो ऊपर भेजी जाती है। जब ऊपर भेजते हैं तो उसका इस हिसाब से काम का बंटवारा होता है, और तभी इतना बड़ा देश चल पाता है। केंद्रीय सचिवालय नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक
HRD, इस तरह के अलग अलग होते हैं, तो वो अलग अलग जगह फैले हुए हैं दिल्ली में ही, और वहाँ से वो अपना कार्य करते हैं, पूरे देश को चलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सचिवालय के अंदर, केंद्रीय सचिवालय के अंदर जो अधिकारी बैठते हैं वो अधिकारी कौन लोग हैं, वो कहाँ से आते हैं, है ना। आपने ये तो पढ़ लिया, सचिव है, संयुक्त सचिव है, सहायक है, वरिष्ठ लिपिक है, लेकिन ये आते कहाँ से, कौन इनको अपॉइंट करता है, या जैसे ये आते हैं तो किस किस जगह से आते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब मैं बताता हूँ कि केंद्रीय सचिवालय में 5 तरह के अफसर या उनके सहायक होते हैं। तो पहला है सबसे बड़े अफसर, यानी कि जो सचिव लेवल के, सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, इन लेवल के लोग अखिल भारतीय सेवाओं से आते हैं, जैसे कि IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, उसके बाद अलाइड यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन इनकम टैक्स सर्विस के अधिकारी, इंडियन दूसरी जो है सर्विस, उनकी सर्विस के अधिकारी, वो सारे के सारे पहले होते हैं और वो इन जगह आते हैं और वो अपना कार्यभार देते हैं, और वो अवधि प्रणाली भी है, यानी कि राज्यों से भी लिए जाते हैं कुछ समय के लिए। दूसरा है केंद्रीय सेवा। केंद्रीय सेवा के अंदर जो केंद्र अपॉइंट करता है सचिवालय में, वो है केंद्रीय सचिवालय सेवा, यानी कि ये टिपिकल सेक्रेटेरिएट सर्विस है, जिसको सेक्रेटेरिएट के हिसाब से ही अपॉइंट किया जाता है, वो सचिवालय में ही रहते हैं, उससे बाहर भी इनका ट्रांसफर नहीं होता, जैसे कि निदेशक हैं और अन्य जो पोस्ट हैं। फिर हम देखते हैं स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर सचिवालय के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा टाइपिंग वाइपिंग सारा काम स्टेनोग्राफर ही करते हैं। और स्टेनोग्राफर PA, इसमें स्टेनोग्राफर मतलब टाइपिंग का मतलब केवल मेन टाइपिंग से नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ऊंचा काम, जैसे कि वो मंत्री के निजी सहायक हैं, निजी सचिव हैं, तो वो मंत्री जो लिखते हैं वो सारा लिख के और जाके सचिव जो लिखते हैं उनका जाके नीचे पहुंचाते हैं, और वो वरिष्ठ लिपिक या कनिष्ठ लिपिक ये उनको टाइप करा के या उनको फाइल जमा के या उस मसौदे को निकाल के और उसको फाइल बना के उसमें टाइप करवा के आगे भेजते हैं। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से सचिवालय का मूलभूत ढांचा है, यानी कि सचिवालय में कार्य करने का ये नियम है। अब हम देखते हैं कि जो भी प्लानिंग का काम है, यानी योजना बनाने का काम, वो मंत्री जी का है, पर मंत्री जी को सहायता देने वाले सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, क्योंकि इनके पास सूचनाएं होती हैं, तो ये रोज मीटिंग करते हैं कि कौन सा कार्य हम किस प्रकार कर पाएंगे। और ये लोग पत्राचार के द्वारा, जिसके लिए विभाग पहले से मौजूद है, वो पत्राचार के द्वारा अलग अलग जगह पे उनको सूचनाएं लेते हैं। और सूचनाएं जैसे कि रक्षा विभाग है, उसको कोई तोप खरीदनी है या उसको बंदूक खरीदनी है, तो वो सबसे पहले जनरल से इन लोगों से मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद किसी मसौदे पर पहुंचेंगे, टेक्निकल हेल्प उनसे लेंगे, फिर उनके जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज यानी कि जो आयुध कारखाने, उनके अफसरों से बात होगी, वे उसमें मेटल के जो मिलावट, जो मेटल में जो लेते हैं अलग अलग प्रकार के अलॉय, और उस अलॉय से जो तोप बननी है उसके अंदर कितना खर्चा आएगा, क्या ये बाहर विदेश से मंगवाए, ये सारे डिसीजन इस लेवल पर लिए जाते हैं और रोज मीटिंग होती है इस प्रकार का। तो हर मंत्रालय को, चाहे वो सिंचाई हो, पर्यावरण हो, उनका अपना काम करता है। अब मेन चीज ये आती है कि कौन कौन से मंत्रालय होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मंत्रालय 54 मंत्रालय भारत सरकार में हैं, लेकिन कई बार मंत्रालय ज़्यादा भी हो जाते हैं कि हमने मंत्री बनाया तो उसका ज़्यादा मंत्री भी 54 के 64 भी हो सकते हैं। तो ये कोई विशेष परंपरा नहीं है, और 2 विभाग को मर्ज भी कर सकते हैं, मिला भी सकते हैं, तो विभाग कम भी हो सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि हर विभाग का मंत्री होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मंत्री जो बनते हैं वो कैबिनेट का विभाग अलग है और छोटे विभाग अलग है, और वो हम पढ़ते हैं बाद में। सबसे पहले हम जानेंगे मंत्रालय विभाग कौन से हैं। तो 54 का मतलब आप गिनती करते जाइए। शिक्षा है, वित्त विभाग है, कृषि विभाग है, गृह विभाग है, रक्षा विभाग है, उद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, व्यापार मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, इस प्रकार से नागर विमानन मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, और हर तरह के मंत्रालय यहाँ होते 54 में, जिसमें कि पूरे देश की सारी गतिविधियां कवर हो जाती हैं। और इन मंत्रालयों में खास बात यह है कि जो कैबिनेट मंत्री होता है, जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, जो प्रधानमंत्री के खास
मंत्रियों में से, सीनियर मंत्रियों में से, पार्टी के वरिष्ठ लोगों में जो शामिल होते हैं, वो जो कैबिनेट उनको मिलता है बड़ा इम्पोर्टेंट विभाग, मंत्रालय। वो इम्पोर्टेंट मंत्रालय में यदि हम देखेंगे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, क्योंकि सारे देश की पुलिस, खुफिया, जासूसी सब गृह मंत्रालय के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद में वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय भी अति महत्वपूर्ण मंत्रालय है। और उसके बाद अन्य जैसे हैं उद्योग है, कृषि है, और हमारे इस प्रकार हम देखते हैं विदेश है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो जैसे जैसे मंत्रालय की इम्पोर्टेंस कम होती जाती है, उसका देश के अंदर रोल थोड़ा हल्का होता जाता है, थोड़ी उसकी साइज के हिसाब से मंत्री उसी हिसाब से बनाते हैं कि फिर जो राज्य मंत्री है या उप मंत्री है या संसदीय सचिव है, उनको एक ही विभाग के छोटा विभाग मिल सकता है। जैसे कि सपोज करो हम सिंचाई लेते हैं, तो एक ट्यूबवेल सिंचाई है, एक नहरी सिंचाई है, या उसके उपकरण है। इस तरह की 2-3 विभाग में बांट कर संसदीय सचिवों को हम वो पूरा विभाग बांट सकते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि कुल मिला के 54 या उससे अधिक मंत्रालय केंद्रीय सचिवालय के अंदर हैं। आपको बता चुका हूँ कि ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो राष्ट्रपति निवास है, दिल्ली में राष्ट्रपति निवास है रायसीना हिल पे, उसके दोनों तरफ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो मेन सचिवालय थे बने हुए। अब उनके पास में ही रेल मंत्रालय लगे और उनके HRD मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय आसपास बने हुए, लेकिन वे सारे के सारे दिल्ली के अंदर हैं और पूरा देश यही मंत्रालय चलाते हैं। इनसे हम देखते हैं कि केंद्रीय सचिवालय का हम एक मोटे तौर पर अंदाज लगा लेते हैं कि केंद्रीय सचिवालय किस प्रकार से इसका संगठन है, केंद्रीय सचिवालय में कार्य कैसे कैसे होता है और कार्य करने के क्या क्या तरीके हैं, मंत्री, संसदीय सचिव, इसका इंटरनल ढांचा, उसके बाद में उनकी जो सर्विसेज जो काम करती है और कौन कौन से मंत्रालय है, ये हमने पढ़ा। और अगली बार हम पढ़ेंगे केंद्रीय सचिवालय का भाग 3, जिसमें कि कौन कौन से कार्य केंद्रीय सचिवालय करता है और यदि कोई उसकी कमियां हैं तो वो क्या है, वो हम अगले इसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।